तो E और B को परपेंडिकुलर रखते हुए ही अब थोड़ा सिचुएशन में चेंज करता हूं। तो इसमें जो पीछे का सिचुएशन लिया था, चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन से रिलीज किए थे, लेकिन अब सोचो कि B सिचुएशन इसमें कर देता हूं कि चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन से रिलीज नहीं किया, कुछ V वेक्टर V दे देते हैं। थोड़ा मैं पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। तो ये देखो एक्स एक्सिस हो गए, तो यहाँ पे y एक्सिस में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, पिछले केस में A में भी और इस केस में भी। चलो E इक्वल टू ले रहा हूं E J कैप, और B वेक्टर को डॉट यानी बाहर की ओर, तो वेक्टर B इज B K कैप। थोड़ा राइट में दिखा देते हैं, तो वेक्टर B डॉट जो कि मैग्नीट्यूड B डायरेक्शन K कैप। तो लास्ट केस में ई बी दोनों यहां पे भी परपेंडिकुलर है, लास्ट केस में भी परपेंडिकुलर था, यूनिफॉर्म था, अभी भी ये यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर। और चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन से पिछले केस में रिलीज किया था, लेकिन अब सोचो रिलीज नहीं करके कुछ v दे देते हैं, किधर की ओर, y एक्सिस में। इनिशियल वेलोसिटी v, तो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी v जो दे है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u इज v j कैप। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u इज v j कैप। तो अब आगे सोचो इसमें क्या होने वाला है। तो अब तो पहले से वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इमीडिएट एक्ट करेगा, किधर की ओर, v क्रॉस b से। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इस मोमेंट पे हो जाएगा v क्रॉस b राइट में। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसको इधर की ओर बैंड करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, तो अगर इधर बैंड भी हो रहा है लेकिन y में डिस्प्लेस तो हो रहा है ना, और y में डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसका मतलब y में इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स का पॉजिटिव वर्क होगा। इसका मतलब स्पीड कुछ ना कुछ इंक्रीज होते रहेंगे। तो जब तक y में जा रहा है स्पीड इंक्रीज होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसको इधर की ओर बैंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये बैंड होते जाएगा। फिर से यहां पे v अगर कंसीडर करो, कुछ स्पीड इंक्रीज हो गए होंगे, लेकिन फिर से v क्रॉस b, तो अभी और बैंड होगा। तो इसका मतलब निश्चित ही ये बैंड करते 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 एक मोमेंट पे ऐसा आएगा कि ये इसके पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के, और अभी भी फिर v क्रॉस b नीचे की ओर लग रहा है फोर्स, तो इसका मतलब ये बैंड करके ये वापस इधर की ओर पहुंचेगा। लेकिन जब ये वापस आएगा, तो लास्ट केस में हम लोगों ने जीरो स्पीड लिया था, तो यहां आने पे वापस स्पीड जीरो हो गए थे। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क ऊपर जाते टाइम पॉजिटिव, नीचे आते टाइम नेगेटिव। तो y एक्सिस में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव वर्क, इधर आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव वर्क। तो इधर आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क जीरो, मैग्नेटिक फील्ड का वर्क हमेशा जीरो, तो इसका मतलब टोटल वर्क डन जीरो, चेंज इन काइनेटिक जीरो। तो इसका मतलब जिस स्पीड से चलेगा यहां, तो अगर अभी ये यहां से v से हमने थ्रो किया था, तो इस पोजीशन पे आने के बाद स्पीड सेम v रहेगा, लेकिन j कैप नहीं, माइनस j कैप। तो इधर से इधर आते आते मैक्सिमम स्पीड की बात करेंगे, तो वो कहां पे रहने वाला है, वो यहां पे, इस जगह पे इसके v मैक्स रहे होंगे। फिर से अगर मैं ये डिस्टेंस को a मान लूं और ये डिस्टेंस को b मान लेता हूं, तो किसी भी दो प्लेस के स्पीड को रिलेट करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगाएंगे, यहां पे बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क है वो बेसिकली स्पीड को चेंज कर रहा है। तो y में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क जो है स्पीड को बढ़ा रहा है, y के अपोजिट जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क जो है स्पीड को डिक्रीज करा रहा है। तो इसका मतलब ये v से चला था, तो वापसी यहां पे v पे हुआ। जब जीरो तो स्पीड दिए थे तो वापस यहां आया था जीरो स्पीड, तो यही पार्ट फिर यहां पे रिपीट हो गया था और पाथ साइक्लॉइड बने थे। लेकिन इस केस में अब क्या होने वाला है, अब तो v नीचे की ओर है, तो इस जगह पे भी v है, तो v क्रॉस b चेक करो, देखो किधर आता है, तो v नीचे की ओर है और b बाहर की ओर है, तो v क्रॉस b फोर्स इधर लग रहा है, इसका मतलब इधर बैंड करेगा, और इधर बैंड किया, लेकिन मोशन किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, y एक्सिस के अपोजिट जा रहा है, यानी स्पीड इधर v से इंक्रीज हुए थे, लेकिन अब यहां स्पीड डिक्रीज होगा, और स्पीड डिक्रीज होते होते एक मोमेंट ऐसा भी आया होगा कि ये फिर से इधर y एक्सिस के सिमेट्रिकली यहां पे
कुछ पैरेलल जैसे सिचुएशन बनेंगे। तो y एक्सिस के अभी भी अपोजिट जा रहा है, तो इसका मतलब यहां स्पीड डिक्रीजिंग का सिचुएशन बनेगा और इस पोजीशन पे यहां पे इसके स्पीड v मिनिमा हो जाएंगे। और फिर से अब यहां पे देखेंगे तो v क्रॉस b इधर बैंड करेगा, तो जिस स्पीड से चला था फिर अब y एक्सिस के नेगेटिव गया, स्पीड डिक्रीज किया, फिर इधर आएगा तो स्पीड इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क इधर से इधर आते आते जीरो हो जाएगा, तो v स्पीड से चला था वापस v स्पीड आ जाएगा। तो इस तरीके का ये कुछ पाथ बनेगा। तो क्या लग रहा है, ये क्या पूरा सर्कल नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस कम होंगे। ये a हो गए, ये पार्ट कुछ मान लेते हैं B1, ये चलो B और उसको C मान लेते हैं। तो ये B और C इक्वल नहीं है क्योंकि इधर V मैक्सिमा है, ये V मिनिमा है। इसका मतलब यहां पे पाथ साइक्लॉइड नहीं बना, ये अब आगे नहीं बढ़ने वाला है, ये इधर ही घूमेगा। लेकिन क्या ये सर्कुलर पाथ है? बिल्कुल नहीं, ये सर्कुलर पाथ नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होते तो इनिशियली हमने V दिया, तो V है y एक्सिस में है, B है आपको z एक्सिस में, तो V और B परपेंडिकुलर का केस था, तो V क्रॉस B, तो उस केस में ये सर्कल में घूम रहे होते और स्पीड कांस्टेंट रहता। अगर सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड होते, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होते, अब V हमने इधर दिया, तो V क्रॉस B से ये इस तरीके से सर्कल में घूम रहे होते और वो कांस्टेंट स्पीड से। तो अब मैग्नेटिक फील्ड उसको ऐसे सर्कल में घुमा रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स y एक्सिस में लगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने अब उसको सर्कल नहीं रहने दिया, इस वाले हिस्से को, सर्कल के हिस्से को ऊपर खींचा और नीचे वाले हिस्से को नीचे दबा दिया। मतलब ये लेंथ अब जो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड में जिस सर्कल में घूम रहा था उस सर्कल से ये ज्यादा होगा। अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होते तो R का वैल्यू होते mv/qb, तो यहां जो B का वैल्यू है, ये जो B का वैल्यू है वो निश्चित ही ग्रेटर देन रेडियस जो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में होते mv/qb, उससे ज्यादा है, और C का वैल्यू लेस देन mv/qb से होगा। तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर्कल में घूम रहे होते, लेकिन उस सर्कल में देखो ऐसे सर्कल में घूम रहे होते, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ने ऊपर के हिस्से को और ऊपर खींचा, नीचे के हिस्से को दबा दिया, तो इसलिए ये हिस्सा बड़ा हो गया, ये हिस्सा नीचे कंप्रेस्ड हो गया। तो यहां पे एक कर्व्ड पाथ है, सिंपल बोल सकते हैं, ये कर्व्ड पाथ है, लेकिन ये लेंथ ज्यादा होगा, ये लेंथ कम होंगे। अब अगर मान लो ये A और B गिवन है, तो पिछले केस में हमने V मैक्स कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें दिया था कि चलो इस तरह का सिचुएशन है तो स्पीड बताओ। इस क्वेश्चन यहां पे थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं। मान लो कि ये जो V मैक्स है, अगर हम उसको 2V कंसीडर कर लें, इफ दिस V मैक्स इज इक्वल टू 2V, तो इनिशियल स्पीड V और यहां आते आते ये स्पीड हो गए 2V, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B। तो सिंपल क्या करेंगे, दो जगह के स्पीड को रिलेट करना है, ये स्पीड V है, बाद का स्पीड 2V है, तो दो लोकेशन के स्पीड को रिलेट करना है, तो बेस्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम से जाना। तो टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स y में लग रहा है, y का डिस्प्लेसमेंट b हो गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हो गए QE और y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो गए b। तो ये हो गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितने हो गए, तो हाफ m 2v का स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक हाफ m v स्क्वायर। तो देख सकते हो यहां से QEB किसके बराबर हो जाएगा, तो 4 - 1 3/2 mv स्क्वायर। ठीक है, 4/4 हो गए, हाफ mv स्क्वायर में कितने से मल्टीप्लाई हो गया, 4 - 1 3, तो 3/2 mv स्क्वायर। तो अगर इसी क्वेश्चन में b गिवन होता तो v पूछ देता, और स्पीड अगर v मैक्सिमा दे दिया तो b पूछ सकते हैं। तो ये रिलेशन आ गया, तो अब कोई भी इंफॉर्मेशन, या मान लो स्पीड का भी रिलेशन दे दिया, b दे दिया, पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस रिलेशन में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, कुछ तुम्हें फाइंड किया जा रहा है। तो अगर b पूछा तो 3/2 mv स्क्वायर बाय QB।
इसी तरीके से सी फाइंड करना है तो वी मिनिमा का कुछ वैल्यू दे देगा, तुम्हें सी भी बता सकते हो। अगर वी मिनिमा का वैल्यू जैसे यहाँ पे ये v से 2v हुआ है तो ऑब्वियसली सिमेट्रिकली अगर सोचोगे तो ये v से 2v से फिर v, तो यहाँ v से v/2 हो गए होंगे। तो इधर का भी उस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिंपल क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों ए और बी सिचुएशन में हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है, ई और बी परपेंडिकुलर है, यूनिफॉर्म है, लेकिन जो केस ए लिया था, चार्ज पार्टिकल को हमने ओरिजिन से रिलीज किया था, उस केस में पाथ तुम्हारे साइक्लॉइड हो गए थे, क्योंकि जीरो से चल के ये वापस यहां स्पीड जीरो हो गए थे, तो आगे ये रिपीट किया था। लेकिन यहां पहले से स्पीड हमने इनिशियल स्पीड इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग दिया, तो वापस इस जगह पे आया, लेकिन v का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये फिर इस तरीके से घूमते रहेगा, बट ये लार्जर होगा और ये स्मॉलर होंगे। चलो अब नेक्स्ट केस फिर और थोड़ा लॉरेंज फोर्स में ही और केसेस को सोचते हैं। आराम से ये सब केसेस को ढंग से सोचना कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, ये लार्जर क्यों हुआ, सर्कुलर क्यों नहीं हुआ, ये सारे पॉइंट को सोचना है। और कैलकुलेशन बेस्ड तो तुम्हें दिख ही रहा है कि जब दो लोकेशन के स्पीड वगैरह को रिलेट करना है तो वर्क एनर्जी थ्योरम से जा सकते हो। बाकी अगर एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स निकालना है, तो फिर लॉरेंज फोर्स का फार्मूला यूज करेंगे। लॉरेंज फोर्स का ही एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन अब हम लोग लेने वाले हैं। अब हम लोग एक केस कंसीडर करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो। मतलब ई और बी परपेंडिकुलर तो है ही, साथ के साथ यूनिफॉर्म भी है, लेकिन चार्ज पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी इसके परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। मतलब v परपेंडिकुलर टू e एज वेल एज b। जो इनिशियल वेलोसिटी u चलो कंसीडर कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u, तो e एंड b इज यूनिफॉर्म। पीछे भी केस में हमने e b यूनिफॉर्म लिया था, लेकिन एक केस में चार्ज पार्टिकल को ओरिजिन से रिलीज किया था और एक केस में चार्ज पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी e के अलोंग दिया था। लेकिन अब इनिशियल वेलोसिटी इस तरीके से दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर है। तो इसी सिचुएशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस बनता है, उस डिवाइस को बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। ये भी लॉरेंज फोर्स का ही एप्लीकेशन है। तो एज ए इंस्ट्रूमेंट तुम इसको वेलोसिटी सिलेक्टर बोल सकते हो, और एज ए प्रॉब्लम के सिचुएशन में देख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो e और b दोनों के परपेंडिकुलर है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे इजी वे है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अगर मैं यहां पे एक पैरेलल, चूंकि डिवाइस की बात कर रहे हैं तो थोड़ा फिजिकल सिचुएशन भी साथ में इंक्लूड कर लेते हैं कि अगर मान लो ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और नीचे एक प्लेट ले लेते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो अगर ये पैरेलल प्लेट है तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गए, जिसको चार्जिंग आसानी से दो टर्मिनल निकाल के बैटरी से चार्ज करके इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया जा सकता है। अगर प्लेट का सेपरेशन कम है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हो जाएगा। बाकी तो पता ही है कि साइड में थोड़ा फ्रिंज इफेक्ट की वजह से बेंड करते हैं, लेकिन प्लेट का सेपरेशन कम कंसीडर किया जाए तो ऑलमोस्ट ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रह जाएंगे। तो ये जो पैरेलल लाइंस हम दिखा रहे हैं ये किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के हो गए। तो अब आगे इसमें क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लेना है, वो भी परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन चलो कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है B, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल y एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस में, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो एक x में, एक y में, एक z में, तो ये गया y एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड गया z एक्सिस में, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस में। तो चलो इनिशियल मतलब यहां से ये इंटर कर रहा है, चलो प्लेट के एकदम बिल्कुल मिडिल पॉइंट से सब यहां से ये एंटर किया u वेलोसिटी से।
इसमें पूछा जाता है कि क्या एक पॉसिबिलिटी ऐसा है कि ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सीधा का सीधा निकल जाए, इसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे ही चलते चला जाए। और ये बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे आया, ये हमें पता कैसे चलेगा? तो इधर एक स्क्रीन लगा सकते हैं। तो अगर ये स्क्रीन पे यहां आके ये हिट कर रहा है, यहां पे चार्ज पार्टिकल को सेंस करने के लिए उस मटेरियल का हम एक स्क्रीन ले लेंगे, चार्ज पार्टिकल यहां स्ट्राइक किया तो मान लो ये पॉइंट पे वो ग्लो करने लगे, तो हमें पता चल सकता है कि हाँ ये चार्ज पार्टिकल यहां पे हिट कर रहा है। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल बिल्कुल आके ये सामने सामने हिट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डिविएट नहीं किए, और डिविएट नहीं किया तो इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स दोनों ही कैंसिल हो रहा है। जरा सिचुएशन में देखते भी है, मान लो ये स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, तो अगर किसी इंस्टेंट पे मान लो चार्ज पार्टिकल इस प्लेस पे है, चूंकि ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है, उस सिचुएशन वाले केस को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर इस लोकेशन पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर लगेगा? नीचे की ओर, F = QE। मान लो पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज Q, मास M, तो इधर की ओर इस पे लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। कितने? QE, F = QE। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सोचना ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, तो F = QE। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर लगा तो उसको चेक करना पड़ेगा, F = Q × V × B से। तो V वेक्टर इधर है और B अंदर है, तो V × B ऊपर की ओर गया, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऊपर की ओर लगा। कितने लगेगा? तो अगर इस लोकेशन पे इसके वेलोसिटी v है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर b है, तो F = QVB। v और b परपेंडिकुलर हो गया ना, v इधर है और b इनटू द प्लेन है, तो QVB sin थीटा sin 91। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स दोनों इक्वल हो जाए, डायरेक्शन तो अपोजिट हो गए। अब यहीं पे b बाहर ले लेते तो डायरेक्शन अपोजिट नहीं आता, अगर b बाहर की ओर लेते तो फिर Q × V × B, तो दोनों फोर्स नीचे लग जाते, तो फिर ये स्ट्रेट जाने का स्कोप नहीं था, निश्चित ही उसमें नीचे की ओर बैंड करता। लेकिन अगर हमें ये स्ट्रेट पाथ पे ले जाना है तो दोनों का डायरेक्शन, दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होने चाहिए, और अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हम डाउनवर्ड ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन गया। यहां पे सिचुएशन है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर लिया है। अगर ये पूछा जाए कि नहीं ये स्ट्रेट लाइन पे जाना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ही होना कंपलसरी है क्या? नहीं, V इधर है, B हमें इधर के साइड में कहीं भी लेंगे तो V वेक्टर इधर है, B वेक्टर इधर ही है, तो राइट हैंड थंब रूल से देखो, अगर ये एंगल 90 नहीं होके ये V इधर है, इसके साथ 30 डिग्री भी बनाते हुए इस तरीके से B हो जाए तो V × B, तब भी फोर्स ऊपर आ जाएगा। लेकिन वहां पे फार्मूला क्या हो जाएगा? QVB sin 30। लेकिन डायरेक्शन तो अपोजिट आएगा, V इधर है तो B कहीं भी इस साइड में रहेगा, तो V × B का डायरेक्शन ऊपर जाएगा। लेकिन अगर 90 ले रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमा हो गया, तो इसको स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाने के लिए b का वैल्यू कम से कम हो जाएगा। नहीं तो यहां पे क्या होगा? साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू तो <1 होता है, ज्यादा से ज्यादा 1, तो जब ये तुम मैक्सिमा लोगे तो ये वैल्यू मिनिमा हो जाएगा, और ये मैक्सिमा कब होगा? थीटा = 90। तो एज ए डिवाइस हम यहां पे प्रेफर करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे हो, परपेंडिकुलर हो, उसका बेनिफिट मैग्नेटिक फील्ड हमें कम से कम में काम चल जाएगा। ये साइन थीटा मैक्सिमा तो बी मिनिमा, लेकिन थीटा अगर तुम इस v के साथ 0 से थोड़ा बढ़ा के कोई भी एंगल इधर की साइड में लोगे तब भी ये सिचुएशन बनाया जा सकता है, लेकिन वैसे केस में यहां पे साइन थीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अभी तो फिलहाल हमने 90 का केस ले लिया तो साइन 91 हो गया, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं, साइन 91। तो अगर चार्ज पार्टिकल आके यहां हिट कर रहा है तो इसका मतलब फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब QVB इज इक्वल टू QE।
और इसका मतलब हो गया v इक्वल टू E बाई बी। तो ऐसा चार्ज पार्टिकल जो यहां आके हिट कर रहा है उसका हम स्पीड बता सकते हैं। उस चार्ज पार्टिकल का स्पीड क्या होगा अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पता है। तो यहां पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड B पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E पता है, तो E और B के रेशियो से चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी बता सकते हो। और देखो डायमेंशन का भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कभी डायमेंशन का रेशियो पूछा जाए तो ध्यान रखना वेलोसिटी के बराबर डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी LT-1। और चार्ज पार्टिकल यहां हिट किया तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स इक्वल, इसका मतलब V इक्वल टू E बाई बी। लेकिन बाय चांस अगर सोचो कि ये दोनों फोर्स अगर इक्वेट नहीं हुए, अगर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कम हुए, तो वैसे केस में ये चार्ज पार्टिकल ऊपर की ओर आके हिट करेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ज्यादा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कम हो गए, तो चार्ज पार्टिकल इधर आके हिट करेगा। ध्यान रहे कि हम यहां पे चार्ज को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। तो यहां पे हिट करने का मतलब FB ग्रेटर देन FE। तो इसका मतलब वही QVB QE लिखोगे तो इनइक्वालिटी इधर की ओर आ जाएगा, तो V ग्रेटर देन E बाई बी। और इधर की ओर हिट किया तो FB इज लेस देन FE, इसका मतलब V इज लेस देन E बाई बी। तो अब तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि क्यों इस डिवाइस का नाम वेलोसिटी सेलेक्टर रखा गया। क्योंकि ये स्क्रीन पे जब आके ये हिट कर रहा है तो स्क्रीन के किस लोकेशन पे हिट किया वहां से हम बता सकते हैं कि इस लोकेशन पे मिडिल में हिट करने का मतलब जो भी चार्ज पार्टिकल यहां हिट कर रहा है उसका स्पीड E और B के रेशियो के बराबर है। ऊपर हिट कर रहा है तो वो पार्टिकल का स्पीड E बाई बी के रेशियो से ज्यादा है, और नीचे हिट कर रहा है तो E बाई बी के रेशियो से कम है। और अगर तुम्हें ऐसे चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करना है जिसका E और B का रेशियो है और उसको मान लो यहां से बाहर निकालना है, तो यहां स्क्रीन में एक होल कर दो, तो यहां से जो चार्ज पार्टिकल बाहर आएगा उसका स्पीड E और B के रेशियो के इक्वल रहेगा। क्लियर है? तो और ये तो एज ए डिवाइस वेलोसिटी सेलेक्टर हो गए, लेकिन एज ए प्रॉब्लम यहां पे ध्यान रखो कि वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों परपेंडिकुलर है। अगर उसको एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाना है तो अगर इस तरीके से सिचुएशन हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिया तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा सकता है। क्लियर है? लॉरेंज फोर्स के ही एप्लीकेशन पे एक और डिवाइस हम लोग डिस्कस करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो इस डिवाइस के हेल्प से किसी चार्ज पार्टिकल का हम लोग स्पेसिफिक चार्ज को मेजर कर सकते हैं, मास और चार्ज के रेशियो को पता कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हो अगर उसका चार्ज पता है तो मास को भी मेजर किया जा सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। हालांकि स्पेसिफिक चार्ज पता करने के लिए तो और भी डिवाइसेस होते हैं, मिल्क एंड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वगैरह भी, जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह के चार्ज को पता करने के लिए होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट को यूज करेंगे, और इसमें एक डिवाइस जो पीछे हमने वेलोसिटी सेलेक्टर देखा वो भी होगा। तो ऐसा करते हैं कि मान लो कि ये वाला पार्ट हो गया वेलोसिटी सेलेक्टर, और जो स्क्रीन लिए थे यहां पे उसको बिल्कुल इसमें टच करा देते हैं। तो ये स्क्रीन हो गया कैपेसिटर को टच करता हुआ, और ये कैपेसिटर के प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, और ये कैपेसिटर के प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। बहुत सारे कंसेप्ट को बिल्कुल काफी मैं डिटेल में कवर कर रहा हूं, ध्यान से बार बार मैं बोलता हूं, सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट करते जाना, और प्रॉब्लम प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो यहां देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपना नीचे की ओर हो गया। अगर एक चार्ज पार्टिकल को बिल्कुल यहां से, चलो v वेलोसिटी दिया गया, और इसको हम लोग चाहते हैं कि ये इसी स्ट्रेट लाइन पे सीधा जाके हिट करे। तो ये जो चार्ज पार्टिकल Q है जिसका मास m है, अगर ये इसको बिल्कुल ये स्क्रीन के
मिडिल पॉइंट पे हिट करे तो यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होने चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड कम से कम होने चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कम से कम होने का मतलब परपेंडिकुलर का सिचुएशन बनेगा, लेकिन इनवर्ड लेंगे या आउटवर्ड लेंगे। तो चार्ज पार्टिकल को थोड़ा आगे बढ़ाओ, मान लेते हैं इस लोकेशन पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो नीचे गया, F इक्वल टू क्यू ई, पॉजिटिव चार्ज अगर मान रहे हैं तो F इक्वल टू क्यू ई फोर्स नीचे लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हमें ऊपर की ओर चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऊपर कब मिलेगा, अगर चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी इधर की ओर है, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट जाके यहां पे जाने चाहिए। तो फोर्स इधर चाहिए, यानी थंब इधर होने चाहिए, v वेक्टर इधर रहना चाहिए। तो राइट हैंड थंब है, पता ही है v क्रॉस b फोर्स के डायरेक्शन को बताता है। तो थंब क्लियर है इधर की ओर, v क्लियर है, तो इसका मतलब b किधर, तो b ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, बहुत सारे केसेस। लेकिन कौन सा केस प्रेफर करेंगे, परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम से कम में काम चल जाएगा। तो v क्रॉस b, इसका मतलब b यहां पे इनटू द प्लेन प्रेफर किया जाएगा। तो B अगर हमने इनटू द प्लेन ले लिया तो यहां मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हो गया QVB, वही वेलोसिटी सेलेक्टर। और अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाएगा। और यहां स्क्रीन में एक छोटा सा होल कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहां से चार्ज पार्टिकल चले बहुत सारे, किसी का स्पीड E/B के रेशियो के बराबर है, किसी का बराबर नहीं है, तो जिसका E/B के रेशियो के बराबर होगा वही इसमें से बाहर आएंगे। यहां से चार्ज पार्टिकल जो बाहर आएगा ये V, तो उसके ऊपर क्या होगा, देख सकते हो कि फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों इक्वेट करेंगे तो QVB इक्वल टू QE, इसका मतलब V का वैल्यू कितने है, E/B। और जिस पार्टिकल का स्पीड E और B के रेशियो के बराबर नहीं रहेगा तो वो स्क्रीन को इधर हिट करेगा, वो स्क्रीन को इधर हिट करेगा, यानी स्क्रीन को क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि स्क्रीन में हमने होल कर रखा है मिडिल में। तो यहां होल से पास करने का मतलब ये जो स्पीड V है निश्चित ही E/B के रेशियो के बराबर होगा। यहां पे हमने स्क्रीन में एक होल कर रखा है। तो ये वाला हिस्सा जो अभी डिवाइस का पार्ट है वो वेलोसिटी सेलेक्टर है, मास स्पेक्ट्रोमीटर में ये यूज हो रहा है। लेकिन इस साइड में एक और मैग्नेटिक फील्ड में कंसीडर कर लेता हूं, अलग मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं ये B है, तो लेट अस से दिस मैग्नेटिक फील्ड इज B0। ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन। तो अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है लेकिन इधर अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइमल्टेनियस थे, लेकिन दोनों का फोर्स एक दूसरे को यहां पे कैंसिल कर रहा है, तो वैसे केस में ये चार्ज पार्टिकल स्क्रीन के होल से पास करेगा, और जिसका ये फोर्स इक्वल नहीं होगा वो स्क्रीन से टकरा के इधर ही रुक जाएगा। तो अब बताओ कि अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B0 इनवर्ड है तो इस चार्ज पार्टिकल का अब आगे क्या होने वाला है। तो ये केस भी स्पेशल केस तुम्हारा डिस्कस किया हुआ है कि बाउंड्री के एक साइड में अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होते थे और चार्ज पार्टिकल यहां पे परपेंडिकुलर इन करते थे, ऐसा केस कराया था ना कि मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है और चार्ज पार्टिकल यहां से इंटर किया V से, तो V क्रॉस B, थंब कहां गया, बाउंड्री पे, यानी बाउंड्री पे सेंटर बने और ये सेमी सर्कल बना के बाहर आते थे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तो हमने एक स्क्रीन बना रखा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, आगे की ओर ये सेमी सर्कुलर पाथ बना के स्क्रीन को यहां पे किसी पॉइंट पे हिट करेगा। और यहां पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए अब स्पीड में कोई चेंजेज नहीं होंगे, उसी स्पीड से ये, जिस स्पीड से यहां बाहर निकला V इक्वल टू E/B, इस तरीके से आके स्क्रीन को इस पॉइंट पे हिट करेगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B0 है। तो क्या होल से पार्टिकल जो स्क्रीन पे यहां हिट किया, मान लेते हैं ये स्क्रीन के किसी पॉइंट A को हिट किया और ये लोकेशन को O मान लेते हैं, तो एक्सपेरिमेंट से O से A का वैल्यू हम लोग मेजर कर सकते हैं। अगर OA को हमने एक्सपेरिमेंट में मेजर किया, होल से चार्ज पार्टिकल बाहर निकले और ये सेमी सर्किल बना के ये इधर हिट करेगा, तो एक्सपेरिमेंट से हम लोग OA को मेजर करेंगे और OA का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2R। देख सकते हो रेडियस R, 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 ये सब, तो 2R।
इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली हमें R मिल चुका है। R का मतलब हो गया OA/2 और OA जो है हमने मेजर किया, मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। तो यहां पे ये वेलोसिटी सेलेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही है। वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर, VE/B तीनों परपेंडिकुलर हैं और स्क्रीन में होल किया तो जो पार्टिकल का VE और B के रेशियो के बराबर है वही बाहर आएगा। तो अगर हमें E पता है, B पता है, तो एक तरीके से समझ लो तुम्हें V पता चल चुका है यहां से। और यहां एक्सपेरिमेंट से स्क्रीन पे ये कहां पे हिट किया तो O से A के डिस्टेंस को मेजर करके हमने R निकाल दिया। तो अब हमें R भी पता है, V भी पता है। तो दूसरे साइड इसी R को हम किसके बराबर बोलने वाले हैं? तो R इक्वल टू mv/q, लेकिन B नहीं, B0 इधर का मैग्नेटिक फील्ड। तो R इक्वल टू mv/q B0। B और B0 इक्वल भी हो सकते थे, लेकिन चलो दोनों को अलग अलग हमने कंसीडर किया, इधर का B, इधर का B0। तो अब देखो तो यहां से चार्ज और मास का क्या रेशियो हो गया? या Q/m। तो Q/m हो गए V/B0 इंटू R और V के जगह पे E/B। तो V के जगह पे E/B, ये हो गए B0 और ये हो गया R। और R कितना है? OA/2। R का मतलब OA/2 अलग से अपने को पता है। तो यहां से R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू उस तरह का और इधर का सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां से चार्ज और मास का रेशियो पता चल जाएगा। और अगर तुम्हें चार्ज भी पता है तो फिर मास का वैल्यू बता सकते हैं, QB/B0 R/E। QB/B0/E हो गए और R का वैल्यू OA जो OA डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से ये भी लॉरेंज फोर्स का एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। प्रॉब्लम में डिवाइस का नाम ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है, ऐसा सिचुएशन देके भी कभी प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इस तरह के डिवाइस को हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। पर्पस समझ में आ गए? इससे चार्ज पार्टिकल का मास पता किया जा सकता है। तो लॉरेंज फोर्स सीखने में काफी मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। देखो लॉरेंज फोर्स का ही अब एक और बहुत बढ़िया एप्लीकेशन हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इस केस को हम लोग, ये इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, उसको बोल रहे हैं हॉल इफेक्ट। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों का फोर्स साइमल्टेनियसली आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी केस रहेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा। और एक्सपेरिमेंट के एस्पेक्ट से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। और ये क्या क्या चीज पता करने में हमें यूज होता है? तो किसी भी करंट कैरिंग मटेरियल को में चार्ज कैरियर, पता है कि दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर, नेगेटिव चार्ज कैरियर। जैसे कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जब तुम सेमीकंडक्टर चैप्टर में जाते हो तो दो तरह के मटेरियल होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। तो वहां पे चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स भी है और चार्ज कैरियर होल भी है। होल को हम लोग इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज कैरियर मान के चलते हैं। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल पी टाइप है या एन टाइप है, अगर हमें पता है कि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है लेकिन पता नहीं है कि पी टाइप है कि एन टाइप है, तो उसको पता करने के लिए हॉल इफेक्ट यूज किया जा सकता है। तो इसका मतलब हॉल इफेक्ट से हम ये बता सकते हैं कि उसमें चार्ज कैरियर पॉजिटिव चार्ज कैरियर है या नेगेटिव चार्ज कैरियर है। तो एक तो चार्ज कैरियर का टाइप बता सकते हैं। इसका पर्पस क्या क्या हो गया? तो हॉल इफेक्ट चार्ज कैरियर के टाइप को बताता है। दूसरा, अब वो चार्ज कैरियर जो फ्लो कर रहा है उस मटेरियल के अंदर, तो जब भी किसी वायर में करंट है तो चार्ज कैरियर फ्लो कर रहे हैं और उस टाइम पे चार्ज कैरियर को कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होते हैं। तो हम हॉल इफेक्ट के को यूज करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पता कर सकते हैं।
और किसी मटेरियल में जो चार्ज कैरियर है उसका कंसंट्रेशन क्या है, यानी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, उसको भी पता कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हो गया। हॉल इफेक्ट से आप चार्ज कैरियर का टाइप बता सकते हो कि उसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर है या नेगेटिव चार्ज कैरियर है, और अगर वो चार्ज कैरियर किसी वायर में फ्लो कर रहा है और वहां पे करंट का वैल्यू तुम्हें गिवन है, तो वहां पे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता सकते हैं, और उस मटेरियल में जो है चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन यानी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम बता सकते हैं। तो ये सब एप्लीकेशन है हॉल इफेक्ट के। तो इन बातों को समझने के लिए सबसे पहले मैं दो स्ट्रिप कंसीडर कर लेता हूं। यहां पे पहले हम मान के चल रहे हैं कि एक में पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, एक में नेगेटिव चार्ज कैरियर है, और बाद में पता चलेगा कि कैसे एक्सपेरिमेंटली वो टाइप बताया जा सकता है। तो सपोज करो कि इसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर है और इसमें नेगेटिव चार्ज कैरियर है, और दोनों ही स्ट्रिप में हम करंट का डायरेक्शन मेंटेन कर देते हैं ऊपर से नीचे की ओर। दो स्ट्रिप हो गए, दोनों में करंट का डायरेक्शन हमने किधर मेंटेन किया, ऊपर से नीचे की ओर। करंट हो गए आई। तो ये करंट को तो आसानी से मेजर किया जा सकता है। करंट कैसे अप्लाई करोगे, तो ये मटेरियल है, यहां पे एक बैटरी अप्लाई करके कर दिया, तो बैटरी का पॉजिटिव हमने ऊपर कनेक्ट किया, नेगेटिव नीचे कनेक्ट किया। यहां भी बैटरी का पॉजिटिव ऊपर कनेक्ट किया, नेगेटिव नीचे कनेक्ट किया। तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर होगा, और एमीटर लगा के करंट को मेजर कर लिया। ठीक है। तो अगर इसके अंदर मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर चल रहा है और इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज कैरियर को देखना है, ठीक है, तो चार्ज कैरियर इस तरीके से फ्लो कर रहे होंगे, तो बता सकते हो कि अगर पॉजिटिव चार्ज कैरियर है तो वो उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, तो थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या बोलता है कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो के अलोंग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन लिया जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट लिया जाता है। तो यहां पे करंट का डायरेक्शन हमने सेम रखा, तो पॉजिटिव चार्ज करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो करंट के अपोजिट जा रहा है। तो ये हो गया इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, और इधर भी हो गया इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, लेकिन डायरेक्शन ये करंट के अलोंग होगा और ये करंट के अपोजिट। करंट हमने दोनों में सेम रखा, डाउनवर्ड डाउनवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड, नेगेटिव चार्ज में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन करंट के अपोजिट, मतलब इस केस में अपवर्ड। अब यहां पे सोचो कि अगर यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, किधर की ओर, इनवर्ड या आउटवर्ड, को एक केस कंसीडर करते हैं। तो चलो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हम यहां पे इनटू द प्लेन कंसीडर कर लेते हैं। दोनों अलग अलग केस है। तो यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड हो गए B, इसमें भी ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड B। तो जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब तो सिंपल करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपना मेंटेन है। लेकिन अगर जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाएगा। तो अगर यहां पे मूविंग चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और यहां मूविंग चार्ज नेगेटिव है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर लगेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तुम्हें पता ही है, F = Q × V × B। तो चलो V × B लगाओ। तो इसमें V नीचे है, B अंदर है, तो इस केस में V × B राइट में गया और पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर लगा, इस साइड में। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर लगा, तो V ऊपर है, B अंदर है, तो V पे हाथ रख के B की ओर घुमाएंगे तो V × B लेफ्ट में गया। लेकिन चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज में तुम्हें बहुत सतर्क रहना है। फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन V × B के अलोंग हुआ पॉजिटिव चार्ज में,
लेकिन नेगेटिव चार्ज में V क्रॉस B के अपोजिट। तो यहां पे V क्रॉस B लेफ्ट में है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन राइट में। इसका मतलब दोनों ही केस में फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड राइट में ही है। करंट डाउनवर्ड, इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी डाउनवर्ड, इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवर्ड। V क्रॉस B राइट में, चार्ज पॉजिटिव तो फोर्स राइट में। यहां पे V क्रॉस B लेफ्ट में, लेकिन चार्ज नेगेटिव, इसलिए फोर्स राइट में। तो इस फोर्स के वजह से क्या होगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहे थे, अब थोड़ा इस पे फोर्स राइट में लगा। तो इसके वजह से इस स्ट्रिप पे राइट साइड में थोड़ा पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो जाएगा। कुछ यहां पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएंगे, और अगर इधर की ओर पॉजिटिव चार्ज गया तो इसका मतलब यहां सरफेस पे नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा। लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स राइट में लगा, तो राइट साइड के सरफेस पे कौन सा चार्ज एक्युमुलेट होने वाला है? तो यहां पे नेगेटिव चार्ज इधर एक्युमुलेट हो जाएगा, और इस केस में इधर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के वजह से इस तरीके से ये बेंड हुए होंगे, और इस सरफेस पे नेगेटिव का एक्युमुलेशन हुए, तो ऑब्वियसली इधर पॉजिटिव बच जाएगा, और इसमें इधर की ओर ये बेंड कर करके इस तरीके से पॉजिटिव का एक्युमुलेट हुआ, इधर नेगेटिव बच जाएंगे। तो ये क्या एक्युमुलेशन क्या कंटिन्यूअस बढ़ते जाएगा क्या? ये चार्ज का एक्युमुलेशन क्या बढ़ते बढ़ते वैल्यू बहुत दूर तक जाएगा क्या? नहीं, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये इक्विलिब्रियम के केस में आ जाएंगे। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को इक्विलिब्रियम में लाएगा कौन? तो ये जो चार्ज एक्युमुलेट हुआ, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस दोनों सरफेस के बीच में अप्लाई नहीं किया है, ये चार्ज एक्युमुलेशन के वजह से इस दोनों सरफेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। हां, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है करंट के लिए, उस बैटरी के वजह से। बैटरी के वजह से यहां पे करंट है, तो वो अलग है, वो तो बैटरी ने करंट दे दिया, अपने को करंट मिल चुका है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के वजह से जो चार्ज इस साइड के सरफेस पे एक्युमुलेट हुआ, उस एक्युमुलेटेड चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डेवलपमेंट हुआ। किधर डेवलपमेंट हुआ? तो इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की ओर डेवलप हुए, जबकि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में डेवलप हुए। और जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, तो क्या अब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फोर्स लगेगा? तो चलो देखो, अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर लगेगा? तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। तो अब देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के भी फोर्स डेवलप हो गए, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के इक्वल हो गया, तो चार्ज एक्युमुलेशन रुक जाएंगे, और चार्ज पार्टिकल फिर अपना नॉर्मल मूव कर रहा होगा। एक मोमेंट ऐसा आएगा कि ये दोनों फोर्स इक्वल हो गए, और ये चार्ज एक्युमुलेशन रुक जाएंगे। यहां पे भी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर लगेगा? तो नेगेटिव चार्ज है, तो F इक्वल टू QE से इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर लगेगा? तो चार्ज नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आ गया लेफ्ट में, चार्ज नेगेटिव है। तो दोनों ही सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लेफ्ट में है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स राइट में है, लेकिन एक में पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, एक में नेगेटिव चार्ज कैरियर है। तो ये हो गया कंसेप्ट, कैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने साइड के बीच में, ये जो दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड है, उसके बीच में अप्लाई किया नहीं है, वो डेवलप हुआ किसके वजह से? ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज। और चार्ज का एक्युमुलेशन किसके वजह से हुआ? मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के वजह से। लेकिन जब ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो उस टाइम पे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स दोनों इक्वेट हो जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, दोनों फोर्स तो एक दूसरे को बैलेंस कर ही रहा है ना। तो मैं इसको सिंपली लिख दे रहा हूं, QE ये हो जाएगा QVB, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इंटू B, और ये QE। क्लियर है? क्योंकि V और B परपेंडिकुलर ही है, तो QVB इधर QE। तो यहां से देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक रिलेशन आ गया। चलो, मैग्नेटिक फील्ड तो हमने क्या अप्लाई किया है वो हमें पता होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या डेवलप हुआ है ये अभी हमें पता नहीं है, और ड्रिफ्ट स्पीड भी पता नहीं है। लेकिन एक रिलेशन तो मिल गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का एक रिलेशन आ गया। तो
अगर मैं इस साइड के अक्रॉस दो टर्मिनल निकाल दूं, इधर के टर्मिनल का नाम ए, इधर के टर्मिनल का नाम बी, इसमें भी इधर के टर्मिनल का नाम ए और इधर के टर्मिनल का नाम बी, तो अगर अब ये सोचो कि हमें पता नहीं है कि इसमें चार्ज कैरियर कौन है, लेकिन एक वोल्ट मीटर के हेल्प से हम ये तो पता कर सकते हैं कि ए और बी में हाई पोटेंशियल कौन है। अगर ए का पोटेंशियल हायर देन बी है तो इसका मतलब इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, लेकिन अगर ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से लेस हो गया तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कैरियर है। तो क्या पहला वाला सिचुएशन क्लियर हो गया? वोल्ट मीटर के हेल्प से हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच का वोल्टेज को मेजर करेंगे और यह पता करेंगे कि पॉजिटिव पोटेंशियल किधर है। तो इधर का पोटेंशियल पॉजिटिव, इधर का पोटेंशियल नेगेटिव, लेकिन यहां उल्टा हो गया, इधर का पोटेंशियल नेगेटिव, इधर का पोटेंशियल पॉजिटिव। तो इफ वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, इसका मतलब चार्ज कैरियर इज पॉजिटिव, एंड इफ वी ए इज लेस देन वी बी, पोटेंशियल, वी का मतलब यहां पोटेंशियल से, तो राइट साइड में जो भी चार्ज कैरियर है वो एक्यूमुलेट हो रहा है। मतलब राइट का पोटेंशियल अगर अपने को प्लस मिल रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर, और राइट का पोटेंशियल अगर माइनस मिल रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर नेगेटिव चार्ज कैरियर है। लेकिन करंट का सिचुएशन हमने डाउनवर्ड रखा है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन रखा है। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज कैरियर हो गए, चार्ज कैरियर इज पॉजिटिव, और इस केस में क्या हो गया, चार्ज कैरियर इज नेगेटिव। आगे समझ में? शुरुआत में हमने चार्ज कैरियर बता दिया था कि कैसे है, लेकिन फाइनली कंक्लूजन क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज कैरियर में ए का पोटेंशियल हाई, बी का पोटेंशियल लो, नेगेटिव चार्ज कैरियर में ए का पोटेंशियल लो, बी का पोटेंशियल हाई। तो अब इसी को रिवर्स बोल लो, वोल्ट मीटर के हेल्प से तुम पता कर सकते हो। तो अगर ए का पोटेंशियल हाई हो गया तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरियर, और ए का पोटेंशियल अगर लो है तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कैरियर। तो एक तो तुमने चार्ज कैरियर का टाइप बता दिया। दूसरे, अपने को यहां करंट पता है और साथ के साथ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी पता होगा। तो क्या करंट डेंसिटी भी हमें पता है? तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो करंट डेंसिटी J हो जाएगा I बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया A। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो स्ट्रिप को मेजर कर सकते हैं, तो J का मतलब हो गया I बाय A। तो करंट भी पता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी पता है, तो इसका मतलब अपने को यहां से देखो तो तुम्हें J पता चल गया। क्लियर है? तो करंट डेंसिटी पता चल गया और यहां से E और B के हेल्प से ये VD पता चल चुका है, और A और B के बीच के एक वोल्ट मीटर लगा के तुम वोल्टेज को मेजर कर सकते हो। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, VA माइनस VB का मॉड, चूंकि A में उसमें पॉजिटिव है, इसमें A में नेगेटिव है, तो VA माइनस VB को हम मेजर करेंगे और इसको हम बोल देंगे हॉल वोल्टेज VH। तो VH का मतलब VA माइनस VB का मॉड, यानी वोल्ट मीटर ने तुम्हें हॉल वोल्टेज को मेजर भी कर दिया, साथ के साथ चार्ज कैरियर का टाइप बता दिया कि A और B में से A का पोटेंशियल कैसा है, A के पोटेंशियल को देख के चार्ज कैरियर का टाइप बताया। लेकिन यहां से हम हॉल वोल्टेज को मेजर करेंगे, तो इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, और इस वोल्टेज को हम क्या बोलने वाले हैं, हॉल वोल्टेज। तो जब हॉल वोल्टेज पता चल चुका तो क्या स्ट्रिप का विड्थ हमें नहीं पता है क्या? तो अगर स्ट्रिप का विड्थ D है, यहां पे D क्या हो गया, विड्थ ऑफ द स्ट्रिप। तो अब देखो कि A और B के बीच का वोल्टेज पता है, इसका विड्थ पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो अब यहां पे हम रिजल्ट क्या बोल सकते हैं, हॉल वोल्टेज VH
इज इक्वल टू ई डी। डी हो गया स्ट्रिप का विड्थ। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू हॉल वोल्टेज डिवाइडेड बाय D। तो हॉल वोल्टेज को हम वोल्ट मीटर से एक्सपेरिमेंटली मेजर करेंगे, विड्थ पता होगा, तो इस तरीके से स्ट्रिप के दोनों साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है E मेजर हो चुका है, और E मेजर हो चुका है और मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, तो क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेजर हो गया। तो इस दोनों रिलेशन को मिला दो, किसको, 1 को और 2 को, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है, हॉल वोल्टेज को मेजर किया, डी का वैल्यू भी मेजर किया जा सकता है। तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट इज द ड्रिफ्ट स्पीड, तो ड्रिफ्ट स्पीड Vd इज E by B, और इलेक्ट्रिक फील्ड E कितने हो जाएंगे, तो हॉल वोल्टेज डिवाइडेड बाय D। तो इस तरीके से हमने ड्रिफ्ट स्पीड को मेजर किया, और जब ड्रिफ्ट स्पीड मेजर हो गया, साथ में करंट डेंसिटी को तो आसानी से I by A से मेजर किए हैं, तो J को हम लोग क्या बोल सकते हैं, NEVD। तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर यहां अब रिप्लेस कर दिया जाए, तो करंट डेंसिटी पता है करंट और एरिया से, और ड्रिफ्ट स्पीड भी यहां से मेजर हो चुका है, तो क्या n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बताया जा सकता है। तो n का मतलब J डिवाइडेड बाय E इंटू VD, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां सब्सटीट्यूट करना है, और J का मतलब भी I by A। तो करंट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, इलेक्ट्रॉन या होल्स का चार्ज E, और ड्रिफ्ट स्पीड के जगह पे VH डिवाइडेड बाय D इंटू B। तो D और B ऊपर चले गए। तो इस तरीके से करंट को मेजर करेंगे एमीटर से, D हो गया स्ट्रिप का विड्थ, B मैग्नेटिक फील्ड हमें पता होगा, E हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, A हो गया स्ट्रिप का क्रॉस सेक्शनल एरिया। हॉल वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मेजर करेंगे, और ये सारे वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने से हमें मेजर हो जाएगा चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। ये सब रिलेशन करंट डेंसिटी, करंट J इक्वल टू NEVD, ये सब फार्मूला करंट इलेक्ट्रिसिटी में अप्लाई करते हैं हम लोग, तो वही रिजल्ट यहाँ पे यूज हुआ है। तो इसका मतलब हॉल इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, और एक्सपेरिमेंट के एस्पेक्ट से देखो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बताया जा सकता है, ड्रिफ्ट स्पीड बताया जा सकता है, लेकिन इन सब के लिए तुम्हें मेजर क्या करना पड़ेगा, हॉल वोल्टेज। और हॉल वोल्टेज को कैसे मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर से, और हॉल वोल्टेज के ही मेजर करने में तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि चार्ज कैरियर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज साइक्लोट्रॉन। ठीक है, तुम लोगों ने हॉल इफेक्ट को देखा, मास स्पेक्ट्रोमीटर देखा, वेलोसिटी सिलेक्टर देखा। इसी तरीके से एक डिवाइस है साइक्लोट्रॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जैसे यूरेनियम से कोई न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है तो तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करता है, लेकिन अगर वहाँ पे न्यूट्रॉन का स्पीड हाई चाहिए तो वो कहाँ से आएगा, तो किसी न्यूक्लियस में किसी चार्ज पार्टिकल को बम्बार्डमेंट करना पड़ेगा, और उस न्यूक्लियस में किसी चार्ज पार्टिकल का जो बम्बार्डमेंट होगा तो वो चार्ज पार्टिकल का स्पीड बहुत हाई होनी चाहिए। तो साइक्लोट्रॉन से हम लोग क्या करते हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के स्पीड को काफ़ी हाई एनर्जी तक बढ़ाया जा सकता है, और वो किसी एटम्स वगैरह में जैसे न्यूक्लियस से स्ट्राइक करेगा तो वहाँ से फिर जैसे न्यूट्रॉन जनरेट हुए फिर उसका स्ट्राइक जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह में किया जा सकता है। तो साइक्लोट्रॉन का लिमिटेशन है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए यूज नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि वो डिवाइस में से एस्केप कर जाता है। तो ये स्पेशली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज होता है। साइक्लोट्रॉन किस पर्पस के लिए यूज होता है, तो साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, लाइक प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट कर सकता है, ड्यूट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर सकता है, अल्फा पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर सकता है। तो ये सब चार्ज पार्टिकल को ये एक्सेलरेट कर सकता है। और
काफी हाई एनर्जी तक, मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह के एनर्जी के रेंज में ये चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। तो इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए, क्योंकि बोर्ड में भी आ जाता है ये सब, बोर्ड में तुम्हें आ जाएगा साइक्लोट्रॉन का यूज किया है उसके बारे में लिखो, कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखो, वर्किंग के बारे में लिखो, और इसके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिससे ये चार्ज पार्टिकल बाहर आ रहा है उसके रिजल्ट को डिराइव करो। कोई पार्ट आ सकता है या पूरा डिटेल में भी आ सकता है। तो कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए यहां पे देखो मैंने 3 डायग्राम खींचे हैं। तो पहला डायग्राम में मैंने डायग्राम को थोड़ा 3 डायमेंशनली व्यू देने का कोशिश किया है, और एक डायग्राम में फिर साइड व्यू है और एक टॉप व्यू है, तो सो दैट कि तुम्हें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस है, इसमें सबसे पहले इसके अंदर देखो तो D1 और D2, तो D1 और D2 दो मेटेलिक डीज हैं, डी शेप में है इसलिए इसको डी बोलते हैं, 2 है इसलिए डीज हो गए। तो ये बनाए कैसे जाते हैं, तो सिंपल ये समझ लो कि जैसे कोई मेटल का सिलेंडर है लंच बॉक्स के जैसा, जैसे ये तुम्हारा लंच बॉक्स हो गया, तो ये सिलेंड्रिकल है, कुछ हाइट है, ऊपर के हिस्से में देखोगे तो ये सर्कुलर शेप दिखेगा, ये वर्टिकल हाइट हो गया। तो ये जो सिलेंडर टाइप का कोई मेटल है, इसको बीच से कट कर दिया जाता है और दोनों में थोड़ा गैप क्रिएट कर दिया, तो वही है डीज D1 और D2। तो 3 डायमेंशनल व्यू में भी तुम्हें दिख रहा है ये D1 और D2 दो सिलेंडर शेप का मेटल लेके कट करके थोड़ा सा गैप क्रिएट कर दिया है, D1 D2। और इसी का अगर तुम साइड व्यू देखोगे तो यहां पे देखो D1 D2, ये दिख रहा है ना, ये सिलेंडर हाइट के फॉर्म में दिख रहा है, तो ऊपर का हिस्सा सर्कुलर रहा होगा, ये लेकिन वर्टिकल से देखेंगे तो, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा गैप यहां पे जनरेट किए हुए है। और टॉप व्यू देखोगे तो यहां से दिख रहा है कि ये जो मेटल के डीज को कट कर रहे हैं, तो पहले सर्कुलर था, कट कर दिया, दोनों हिस्से साइड में, तो एक D1 हो गए, दूसरा D2 हो गए। तो ये टॉप व्यू है, ये उसी का साइड व्यू हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल व्यू यहां से साइड से देख रहे हैं तो ये D1 D2, और यहां 3 डायमेंशन में दिख रहा है, हाँ ऐसे करके ये D1 D2 है। तो ये जो डीज हैं D1 D2, ये कनेक्टेड है एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से। तो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का मतलब हो गया कि इसमें जो सप्लाई होगा वो साइनसोइडल नेचर के होंगे, और साइनसोइडल नेचर का मतलब हुआ कि D1 D2 चूंकि मेटल है, तो दोनों मेटल के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा। अगर मान लो कि 2 मेटल है, ये मेटल का प्लेट हो गया, अगर तुम बैटरी कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होंगे, लेकिन अगर बैटरी इस तरीके से कनेक्टेड है, पॉजिटिव इधर है, इस केस में पॉजिटिव इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो ऑसिलेटर क्या करता है, ये पोलैरिटी बार बार चेंज हो रहा है, ऑसिलेटर में एक बार इधर प्लस तो दूसरे बार दूसरे साइड में प्लस, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा दोनों प्लेट के बीच में यानी डीज के बीच में अल्टरनेटली चेंज हो रहा होगा। यानी आधे साइकिल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर D1 से D2 की ओर है, तो अगले आधे साइकिल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड D2 से D1 की ओर है। चूंकि चार्ज पार्टिकल को हमें एक्सेलरेट करना है, स्पीड को बढ़ाना है, तुम्हें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है कभी चार्ज पार्टिकल के स्पीड को नहीं बढ़ा सकता है, उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को तो बढ़ा चेंज कर सकता है, लेकिन स्पीड को चेंज नहीं कर सकता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से ही हमें चार्ज पार्टिकल का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। और अगर सिंपल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज पार्टिकल का स्पीड बढ़ाओगे, तो एक चार्ज पार्टिकल वहां पे मान लो एक लोकेशन से है, अब इसके स्पीड को बढ़ाना है तो बहुत लंबे डिस्टेंस तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड रखना पड़ेगा। यहां से चार्ज पार्टिकल चला, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट होते होते लंबे डिस्टेंस से जाने के बाद स्पीड मिलेगा। उससे क्या होगा कि डिवाइस जो है वो साइज वाइज बहुत लॉन्गर लेंथ का लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फिर बड़े लेंथ में लेने पड़ेंगे। लेकिन यहां पे टेक्निक क्या किया गया कि चार्ज पार्टिकल को दोनों डीज के बीच में ही एक्सेलरेट किया जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बार बार हम रिवर्स कर देंगे। तो एक बार चार्ज पार्टिकल D1 से D2 गया तो एक्सेलरेट हुआ, और फिर वापस D2 से D1 आया तो एक्सेलरेट हुआ। तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड D1 से D2, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड D2 से D1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अल्टरनेटली चेंज हो रहा है। चार्ज पार्टिकल इधर से गया स्पीड बढ़ गए, फिर इधर से आया स्पीड बढ़ गए, फिर इधर से गया स्पीड बढ़ गए, इधर से आया स्पीड बढ़ गए। लेकिन अब ये चार्ज पार्टिकल को बार बार D1 D2 के बीच में लाएगा कौन? तो उसके लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का हेल्प लेते हैं। तो इसलिए ये जो D1 D2 डीज हैं, इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऊपर देख रहे हो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यानी इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा गया है। तो ऊपर इस तरीके से मैग्नेटिक पोल्स हो गए,
और इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड हो गए और यहां पे 2 डीज हैं। तो डीज जो ऑसिलेटर से कनेक्टेड है, इसके वजह से डीज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के स्पीड को बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन चार्ज पार्टिकल को बार बार ये डीज के बीच में लाने का काम कौन करेगा? तो वो मैग्नेटिक फील्ड का काम करेगा। मैग्नेटिक फील्ड बार बार इसको इसके बीच में लाएगा। तो मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया। देख सकते हो यहां D1 D2 ऑसिलेटर से कनेक्टेड है, ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखे हुए हैं। 3 डायमेंशनल व्यू में देख सकते हो ये D1 D2 ऐसे हॉरिजॉन्टल शेप में ऐसे रहे होंगे, लेकिन फोटोग्राफ्स हमने मान लो यहां से क्लिक किया है तो ये D1 D2 ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ऑसिलेटर से कनेक्टेड है। और इसी का टॉप व्यू देख सकते हो, यहां पे D1 D2 है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर है और ये ऑसिलेटर से कनेक्टेड है। और डीज में क्या कर रखे हैं? एक होल कर रखे हैं और वो होल से ही चार्ज पार्टिकल आके टारगेट से स्ट्राइक करेगा। यहां पे एक होल है, इससे चार्ज पार्टिकल वहां के इस टारगेट से स्ट्राइक करेगा। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया। वर्किंग को समझने के लिए थोड़ा इस वाले डायग्राम पे आ जाओ, तुम्हें बेहतर समझ में आएगा। तो अगर मान लेते हैं कि यहां पे ये जो ऑसिलेटर है, तो इस ऑसिलेटर के वजह से मान लो एक मोमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक टाइम पे राइट में है। तो चार्ज पार्टिकल यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे क्या लगा? फोर्स लगा, F = QE। तो इसके बीच में एक्सेलरेट हुआ और ये जो D2 है उसके अंदर ये इन करेगा, क्योंकि ये जो बीच में है गैप है, चार्ज पार्टिकल का मोशन एक्चुअल में इस गैप में एक्चुअल में इस तरीके से हो रहा होगा। तो ये डीज के अंदर जब ये चार्ज पार्टिकल गया तो उसका बेंडिंग किधर होगा? तो जैसे ही मान लो कि चार्ज पार्टिकल तुम्हारा यहां से कुछ ऐसे इंटर किया इसके अंदर, तो अब V इधर है, B इनटू द प्लेन हो गया, तो V क्रॉस B, फोर्स इधर लगा। तो ये इसके अंदर सेमी सर्किल इस तरीके से, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों प्लेट के बीच में है, इस सिर्फ डीज ऐसा शेप है डीज। तो डीज के अंदर जब चार्ज पार्टिकल चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो बी परपेंडिकुलर है, चार्ज पार्टिकल इसके अंदर है। तो देख सकते हो V क्रॉस B, V क्रॉस B, V क्रॉस B, तो ये यहां पे एक तरीके से सेमी सर्किल बना के यहां से बाहर आया। लेकिन जब बाहर आया तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको राइट में नहीं, अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में मिल रहा है। तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके स्पीड बढ़ेंगे, लेकिन जैसे स्पीड बढ़ के अब इसके अंदर आया तो अब इसके स्पीड बढ़ चुके हैं और स्पीड बढ़ गया तो रेडियस भी बड़ा हो जाएगा। तो अब ये बड़े रेडियस से इसके अंदर सेमी सर्किल बना के आएगा। तो जब भी डीज के बीच में चार्ज पार्टिकल आ रहा है अल्टरनेटली, तो स्पीड बढ़ते जा रहे हैं, और जब किसी डीज के अंदर जा रहा है तो वहां V और B परपेंडिकुलर है, इसलिए वहां सेमी सर्कुलर शेप बना रहा है। लेकिन धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है, इसलिए रेडियस का साइज इंक्रीज होते जाएगा, रेडियस का साइज इंक्रीज होते जाएगा, और इंक्रीज होते होते एक मोमेंट ऐसा आएगा कि ये चार्ज पार्टिकल डीज के सरफेस से टकराने वाला होगा, और जिस पोजीशन से वो टकराने वाला होगा अगर वहां पे एक होल कर दिया जाए तो चार्ज पार्टिकल उसमें से बाहर आ जाएगा। आ गया ऑपरेशन समझ में? ऑपरेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का यूज किया है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं चार्ज पार्टिकल को बार बार घुमा के डीज में ला रहा है। इसका पर्पस यह है डिवाइस को कुछ हद तक ये साइज में स्मॉलर कर दिया। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट करना होता तो एक प्लेट तुम वहां लेते पॉजिटिव, दूसरा प्लेट दूसरे साइड में लेते और उसके बीच में चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होते, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने छोटे से रीजन D1 D2 के बीच में ले आया। तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं डिवाइस को पोर्टेबल बनाने में हेल्प कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे चार्ज पार्टिकल के स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। जब भी डीज के अंदर जा रहा है तो यहां पे V और B परपेंडिकुलर का केस है, सर्किल बना रहा है, और दोनों डीज के बीच में आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से स्पीड बढ़ रहा है। अब डिमांड समझ में आ गया क्यों ऑसिलेटर यहां पे लेना पड़ा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बार बार हमें चेंज करना है, इसलिए इसको बैटरी से नहीं कनेक्ट किया गया है, इसको हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से कनेक्ट किया गया है। तो अब थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। पर्पस तो समझ में आ गया, पॉजिटिव चार्ज को एक्सेलरेट करेगा, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया, D1 D2 दो मेटेलिक डीज हैं, दोनों के बीच में थोड़ा गैप है और उसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा गया है। ऑपरेशन समझ में आ गए, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कब कर रहा है? व्हेन इट इज बिटवीन टू डीज, और मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या कर रहा है? चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रहा है। जो मैं बोल रहा हूं वर्किंग के बारे में, इसको तुम लोग थोड़ा अपने सेंटेंस में लिख लेना। कंस्ट्रक्शन के बारे में ये जो डायग्राम देख रहे हो इसके बारे में लिखना है। इसके अंदर D1 D2 दो डीज है, इट इज कनेक्टेड टू ऑसिलेटर, इट इज प्लेस्ड बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ऑपरेशन वर्किंग में ये लिखना कि जब भी चार्ज पार्टिकल डीज के बीच में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेटेड, और डीज के बीच में लाने का काम बार बार कौन कर रहा है? तो वो मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्किंग को थोड़ा अपने लैंग्वेज में लिख लेना, बोर्ड में आता है तो अपने हिसाब से
थोड़ा लिख लेना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और थोड़ा इसमें अब कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो ये जो चार्ज पार्टिकल आके इसको हिट कर रहा है, यहां पर्पस है कि इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें स्पीड चाहिए, तो इसका स्पीड क्या होगा। तो जब चार्ज पार्टिकल ये बाहर आने वाला है, तो ये तो डीज के सरफेस से ही बाहर आया, तो इसका मतलब जब ये इस सर्कल में अब बाहर निकल रहा है, तो उस टाइम पे जो इसका रेडियस है वो डीज के रेडियस के बराबर होगा। तो जो डी है उसका रेडियस तो हमें पता है, इसका मतलब रेडियस तो क्या हो गया, रेडियस ऑफ डी। तो अब आर तो हमें मेजर्ड है, तो इसका मतलब आर को हम फार्मूला यूज करेंगे। तो इसके अंदर चूंकि सेमी सर्कुलर पाथ बना रहा है, तो आर का मतलब एम वी बाय क्यू बी, क्योंकि यहां पे v और b परपेंडिकुलर का केस बन रहा है, r इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। तो यहां से देखो कि स्पीड अपना मेजर हो जाएगा, रेडियस हमें पता है r क्यू बी बाय एम। मान लो जो भी चार्ज पार्टिकल तुम एक्सेलरेट कर रहे हो, अगर प्रोटॉन को एक्सेलरेट कर रहे हो तो प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास, ड्यूट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हो तो ड्यूट्रॉन का चार्ज, ड्यूट्रॉन का मास, अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहे हो तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज और मास। मैग्नेटिक फील्ड बी हमें पता होगा कि यहां पे किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए हैं, और डीज का हमें रेडियस पता होगा। तो इस तरीके से चार्ज पार्टिकल का हमें स्पीड निकल गया। और अगर चार्ज पार्टिकल के स्पीड निकल गए तो फिर आप काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी के जगह पे क्या लिखेंगे, आर क्यू बी बाय एम का स्क्वायर। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, वेयर r इज द रेडियस ऑफ डीज। तो ये इसका कैलकुलेशन पार्ट हो गया। और इसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग बोर्ड में आता है, तो अच्छे से कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखना है, वर्किंग के बारे में लिखना है, इसके यूजेज के बारे में लिखना है और कैलकुलेशन करना है। बट ध्यान से जो एग्जाम में पूछा जाए उसके बारे में ही लिखना होता है। तो अभी तक ज्यादातर केसेस जो हम लोगों ने देखे उसमें देखो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरली यूनिफॉर्म ही रहता था। अगर तुम वेलोसिटी सेलेक्टर की बात करो तो वहाँ पे भी यूनिफॉर्म लिया, मास स्पेक्ट्रोमीटर में भी यूनिफॉर्म लिया, साइक्लोट्रॉन में भी यूनिफॉर्म है, हॉल इफेक्ट में भी यूनिफॉर्म अप्लाई किया। बहुत सारे प्रॉब्लम में देखे, एग्जांपल्स जो देखे, जो मैंने सिचुएशन देखे वो सारे सिचुएशन, अभी तुमने लॉरेंज फोर्स के जितने भी सिचुएशन देखे, ये सारे सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से ध्यान से इस पर एक्सपर्टाइज करना, क्योंकि ये एक्सपर्टाइज किया तो क्वेश्चन तो तुमसे यूँ चुटकी बना के मतलब समझ लो बनेगा। ये सारे सिचुएशन ही तुम्हें प्रॉब्लम में दिखने वाले हैं। अब एक केस तुम्हें ऐसा दिखाते हैं कि चलो अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म ले लिया जाए तो क्या होगा। तो अगर मान लो कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पैरेलल लाइन से नहीं दिखा सकते हैं। अगर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, इधर आने से वीक हो गया फिर इधर स्ट्रांग हो गए, तो जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पे लाइंस जो है एक दूसरे के क्लोज होंगे, और मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गया तो लाइंस एक दूसरे से दूर हो गए। तो चलो कुछ इस तरीके का अगर लाइंस है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड बोलोगे, क्या इसको यूनिफॉर्म बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, लाइंस तो पैरेलल नहीं है। तो इस तरीके से ये कुछ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के सिचुएशन हो गए। तो ये भी यहां पे हमने नॉन यूनिफॉर्म लिया। मतलब एक सिचुएशन है, देखते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही केस हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म के बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में हमने मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म का केस लिया। यहां पे बी क्या बोलोगे, स्ट्रांग है, यहां पे बी क्या बोलोगे, वीक है, इधर आएंगे तो फिर से बी स्ट्रांग हो गए। तो बी का वैल्यू लाइंस क्लोज है, ज्यादा है, लाइंस एक दूसरे से दूर चला गया। इस तरीके से लाइंस के क्लोजनेस से तुम बता सकते हो कहां पे बी स्ट्रांगर है, वीकर है। कोई कैलकुलेशन नहीं, जस्ट एक लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं, पूछ रहा हूं। अगर मान लो यहां पे इसको वी वेलोसिटी इस तरीके से दे दिया जाए कुछ एंगल बनाते हुए, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसके पाथ कैसे होने वाले हैं, ड्रॉ द पाथ। तो बी नॉन यूनिफॉर्म है, ड्रॉ द पाथ।
तो ऑब्वियसली वी बी के साथ एंगल का केस हो गया, तो पैरेलल कंपोनेंट इसको आगे ले जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट सर्किल में घुमाएगा। इसका मतलब पाथ वही हेलिकल टाइप के बनेंगे। लेकिन रेडियस और पिच, टाइम पीरियड, ये सब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कैसा रहेगा? तो टाइम पीरियड का फार्मूला उठाओ। टाइम पीरियड क्या हो जाता है? तो टाइम पीरियड का फार्मूला है 2 पाई m बाई क्यू बी। तो टाइम पीरियड देखो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे तो डिपेंड नहीं करता है। टाइम पीरियड क्या स्पीड पे डिपेंड करता है? स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन बी पे डिपेंड कर रहा है, बी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यहां पे बी ज्यादा है तो यहां पे टाइम पीरियड कम होंगे। देख रहे हो, इनवर्सली यहां पे बी कम है तो टाइम पीरियड यहां ज्यादा होगा, यहां पे टाइम पीरियड वापस से कम हो जाएगा। रेडियस की बात करो तो रेडियस क्या हो जाता है? एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। तो ये भी देखो बी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब देख रहे हो ना, ये भी बी का इनवर्सली, ये भी बी का इनवर्सली। तो यहां पे रेडियस स्मॉलर होंगे, यहां पे रेडियस लार्जर होंगे, यहां पे रेडियस फिर से स्मॉलर हो जाएगा। अगर पिच की बात करें तो वी पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड 2 पाई m बाय क्यू बी। तो जहां पे बी डिक्रीज कर गया वहां पे टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया, टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया तो पिच भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे पिच ज्यादा होगा और यहां पे पिच कम होंगे। तो अब इतने इंफॉर्मेशन से हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इधर में रेडियस कम लेने हैं, बीच में रेडियस ज्यादा लेना है। पिच भी यहां पे कम लेना है, यानी जो स्प्रिंग का जो टर्न्स है वो एक दूसरे के थोड़े क्लोज होंगे, यहां आएंगे तो वो क्लोजनेस बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब रेडियस यहां पे कम रखते हैं, चलो कम रेडियस है, पिच भी कम है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो रेडियस इंक्रीज होगा और पिच भी इंक्रीज होंगे, यानी ये गैप भी बड़ा होते चला जाएगा, रेडियस भी बड़ा होते चलेगा। फिर से अब रेडियस कम होने शुरू हो गए और पिच भी कम होते चले गए। तो इस तरीके का पाथ ड्रॉ होगा। तो जैसा मैग्नेटिक फील्ड का हमने शेप दिया उसी शेप के अकॉर्डिंग ये घूम रहा है। बी स्ट्रॉन्गर है, पिच स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, मतलब पिच कम हो जाएंगे, रेडियस भी कम हो जाएंगे। और जहां मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गए वहां पिच बड़े बड़े हो गए, रेडियस भी बड़े बड़े हो गए। तो देख रहे हो यहां पे चार्ज पार्टिकल जो घूम रहा है कुछ बॉटल के शेप के जैसा घूम रहा है, तो इसको मैग्नेटिक बॉटल भी बोल दिया जाता है। तो ये केस हो गया तुम्हें मैग्नेटिक बॉटल का केस। तो लॉरेंज फोर्स को बहुत अच्छे से कमांड करना, बार बार इसको सोचो, थिंकिंग पावर स्ट्रांग करेगा। और समझ में आ गया तो जितने एप्लीकेशन देखे हैं वो ही सारे एप्लीकेशन पे क्वेश्चन होंगे। चाहे तुम एमसीक्यू की बात करो, अगर तुम नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें एमसीक्यू भी सॉल्व करना है, मल्टीपल करेक्ट भी सॉल्व करना है, सब्जेक्टिव भी सॉल्व करना है। तुम नीट का प्रिपरेशन करो चाहे जेई का प्रिपरेशन करो, लेकिन इतने जितने मैंने बताए ये कंसेप्ट तुमको आना चाहिए। अब इसके आगे अब तुम्हारे ऊपर है, तुमको करना है। तुम जिस भी चीज़ का नीट या जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग तुमको अपना क्वेश्चंस उठा के सॉल्व करना है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, मैंने जो एग्जाम्पल लिए हैं वो सिखाने वाले क्वेश्चन, मतलब जो एग्जाम्पल लिए इस एग्जाम्पल से तुमने सीखा। चाहे तुम जेई या नीट किसी का भी प्रिपरेशन करो, तुमको ये सारे एग्जाम्पल से तुम्हें कंसेप्ट का लर्निंग हुआ। अब तुम्हें प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, तो इस प्रॉब्लम पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेक्चर शुरू करने से पहले भी कई बार बोला हूँ कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद तुम्हारे ये सारे तुमने कितने वर्क किए कि नहीं किए, क्वेश्चन सॉल्व किए कि नहीं किए, ये मैं बाद में चेक भी करने वाला हूँ। तो प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करते रहना और कॉपी में अच्छे से उसको इंक्लूडेड रखना, वो चेक होने वाला है। ठीक है, थैंक यू।